बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फवाद खान बड़ा ही एक पाकिस्तान का नाम है और ड्रामा हमसफ़र से बड़ी पॉपुलैरिटी मिली है और उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। लेकिन फवाद खान ने वो पाकिस्तान जिसने उसको नाम दिया, शोहरत दी, इज़्ज़त दिया, मुकाम दिया, उससे ज़्यादा प्रेफ़र किया भारत को। कोई बुराई नहीं है भारत में काम करने में, मैं भी इस बात से कोई इख्तिलाफ़ ऐसा नहीं करती, लेकिन वहाँ पर जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी इज़्ज़त मुक़ाम क्या है? वो इज़्ज़त मुक़ाम जो आपको पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान की आवाम ने दिया, वो आप सब भूल कर आप वहाँ काम करने को प्रेफ़र करते हैं। ऐसे-ऐसे अदाकार, अदाकाराओं के साथ जिनको कोई भी नहीं जानता होता। ठीक है, आपने इससे पहले कपूर फैमिली या कपूर ख़ानदान कुछ इस तरह से नाम था उस फ़िल्म का, उसमें आपने काम किया, उसमें बड़े-बड़े नाम थे। लेकिन इस वक़्त जिस अदाकारा के साथ उन्होंने फ़िल्म में काम किया, उस अदाकारा का दूर-दूर तक कोई नाम नहीं। इससे पहले जब उन्हें पाकिस्तान में ऑफ़र की जाती थी फ़िल्मों की, कोई लिफ्ट नहीं, कोई बड़े शो अवार्ड्स होते थे, उनमें वो जाते नहीं। लेकिन वहाँ पर वो एक ऐसी फ़िल्म के लिए जिसकी अदाकारा को कोई जानता भी नहीं, उसके साथ काम करने के लिए ना सिर्फ़ वहाँ पे मौजूद है, बल्कि दुबई में उसकी प्रमोशन के लिए जितना भी काम हो रहा है, वहाँ पे जा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं। ऐसे में लोग जो है इनसे बड़े सख्त नाराज़ हैं और कहते हैं कि अपने मुल्क की तो आपको कदर नहीं, लेकिन वहाँ पर आपकी उछल-कूद जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, अब ऐसे में उन्होंने इससे पहले एक और फ़िल्म थी जिसमें काम किया था जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुई थी। इस वक़्त उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई थी क्योंकि उस फ़िल्म के अंदर ऐसा कंटेंट जो है वो दिखाया गया था जिसे लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था क्योंकि उस फ़िल्म में ऐसी कुछ आप समझ लीजिए चीज़ें थी, ऐसी बातें थी, ऐसा कल्चर था जिसको पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं पसंद किया जाता और उन चीज़ों को दिखाकर और उस फ़िल्म में काम करके उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक हेट आप उसे कह सकते हैं कि इकट्ठा किया था अपनी ज़ात के लिए। मुझे इस वक़्त उस फ़िल्म का नाम याद नहीं आ रहा और मैं ढूँढ रही हूँ कि अगर यहाँ पे नाम मुझे सामने नज़र आ जाए, आप लोग ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। बहुत ही उन दिनों उसके ऊपर बात हुई थी, बल्कि मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वक़्त उसका नाम एकदम स्लिप कर गया है मेरे ज़हन से। उस फ़िल्म के बाद अब एक और ये भारतीय फ़िल्म है, वो भी एक भारतीय फ़िल्म थी और वो नेटफ्लिक्स पे चली थी और ये और उसके बाद आपको याद होगा पाकिस्तान में वो फ़िल्म जो है, वो फिर बैन हो गई थी। पाकिस्तान में कहीं भी आप उसको नहीं देख सकते थे। बरज़ख मुझे नाम याद आ गया, जी हाँ। तो जनाब उसके बाद क्या होता है कि ये मौसूफ़ जो है अब इस वक़्त उन्होंने इस फ़िल्म में काम किया और इस फ़िल्म की जो एक्ट्रेस है उनके साथ स्टेज पर परफ़ॉर्मेंस करते, डांस करते दिखाई दिए अबीर गुलाल। हाँ जी। और जो कि 9 मई को इस वक़्त रिलीज़ होएगी और वो दुबई में गए हैं और वहाँ पर जाकर वो वानी कपूर के साथ जो हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर आपको कोई नहीं पूछता वहाँ पर आप उछल-कूद करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस मौजूद हैं, उनके साथ काम करें। लेकिन नहीं भई, फवाद खान को तो इंडिया ही पसंद है और वहाँ पर इस फ़िल्म को बैन करने के लिए डिमांड की जा रही है। वहाँ पर पाकिस्तान से अदाकाराओं या अदाकार लाने के हवाले से बहुत ज़्यादा एक हेट पाया जाता है और वहाँ पे एक लॉबी है जो ख़ास तौर पे इस पर काम करती है कि पाकिस्तान से कोई अदाकार, अदाकाराएँ जो है यहाँ पर काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा-सा मौका मिलता है अगेन सिर्फ़ फवाद खान को ही क्यों बुला लिया जाता है? ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। एनीवे ये तो फवाद खान के हवाले से सब लोगों ने क्यों ट्रोल कर रहे थे मैंने कहा आपको बताते चले। दूसरी खबर जो है ज़ुल्करनैन हैदर के हवाले से है। ज़ुल्करनैन हैदर और कमल आफ़ताब एक ऐसी जोड़ी है जो बहुत पॉपुलर हुई टिकटॉक, फिर उसके बाद यूट्यूब एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक और माशाल्लाह बहुत उन्होंने नाम कमाया अपना। लोग बेशक बहुत बातें करते हैं, फैमिली कंटेंट के ऊपर बहुत सी बातें की जाती हैं और मैं बिल्कुल उसको एडमिट करती हूँ कि अगर कोई फैमिली व्लॉगर्स हैं और आप अपने घर की ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जिनको नहीं दिखाना चाहिए, कुछ बहुत पर्सनल स्टफ़ होते हैं, बहुत पर्सनल बातें होती हैं और एक ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ पर्दे को भी बहुत अहमियत दी जाती है, तो लोग जो है उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे होते। ऐसे में मैं उन लोग की भी मिसाल देती हूँ जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर बड़ा अच्छा कंटेंट शेयर किया और लोगों को अच्छी-अच्छी बातें भी सिखाई। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह पर लेकिन ज़ुल्करनैन हैदर और कमल आफ़ताब इनके हवाले से फिर लोग ज़ाहिर-सी बात है बातें भी बहुत करते हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पे जो भी हमारे व्लॉगर्स होते हैं उनको देखा जाता है, देखने के बाद उन्हें जज किया जाता है। जैसा पीछे कमल आफ़ताब जो हैं उन्होंने लोगों को बहुत लिताड़ा, आड़े हाथों लिया और कहा भई मैं जैसी भी हूँ अपने मियाँ के साथ किसी को इससे क्या, मैं खुश नहीं होती आपको क्या? मुझे गिफ्ट मिले मैं खुश नहीं होती, मैं अपने मियाँ के साथ कैसी हूँ? तो लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जी आप लोगों को ही दिखाते हैं ना तो फिर लोग तो कमेंट करेंगे या तो फिर आप आएँ ना सामने, आते हैं तो फिर लोगों के कमेंट्स बर्दाश्त करें। लेकिन बहुत सी बातें उनकी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लोगों ने छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ का पैसा है, मैं उसे जैसे खर्च करूँ, मुझे वो दे, मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैसा है, उनका पैसा है व्हाटसोएवर। अब उसके बाद एक और चीज़ जो है वो सामने आई जिसपे कि ज़ुल्करनैन जो है वो ये कहते नज़र आते हैं कि वो कपल जो शादी कर लेते हैं और उसके बाद
वो डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं, तो उन कपल्स के हवाले से उन्होंने एक बड़ी ही सख्त बात की, उन्हें एडवाइस किया उन यंग कपल्स को। जब वो ये बातें कर रहे थे, लोगों ने कहा कि गालबन वो उस टिकटॉकर जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी अभी कुछ दिनों से उनकी खबरें आ रही हैं कि शायद उनके दरमियान डिवोर्स हो गई है या उनके दरमियान कोई सेपरेशन होने जा रही है, और शायद वो उनका ज़िक्र कर रहे हैं और उनको शायद वो ये मशवरा देना चाहते हैं। तो मैं उनका नाम नहीं लेती क्योंकि पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, हम क्यों बोले भाई। लेकिन ज़ुल्करनैन ने ये कहा कि भाई जो यंग कपल्स जो शादीशुदा होते हैं उनके यहाँ औलाद भी होती है। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें कहूँगा कि जब भी अगर वो शादी करें तो बहुत अच्छे से सोच लें। बहुत अच्छे से सोचने के बाद वो शादी करें, तो फिर उनको ये पता होना चाहिए, इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, अपनी बीवी और उसकी माँ के दरमियान होने वाली कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कंट्रोल करें, और इससे भी बड़े-बड़े मसलों को कैसे कंट्रोल करें, और फिर ही उनको शादी करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोग जो शादी जल्दी में करते हैं और फिर वो पेरेंट्स भी बन जाते हैं, मुझे उन लोगों से नफ़रत है जो बच्चों के होते हुए डिवोर्स ले लेते हैं। वैसे बात तो बड़ी सही कही, क्योंकि बच्चे जो है ना, उन बेचारों का क्या कसूर होता है? माँ अलग है, बाप अलग है, आपकी बनी नहीं, औलाद को दुनिया में ले आए आप, उसके बाद वो बेचारा जो है ना इधर का ना उधर का। लेकिन फिर भी कई दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं, ये भी नहीं कह सकते, इस्लाम ने इसीलिए इस बात की गुंजाइश भी रखी है। लेकिन वो कहते हैं कि वो लोग जिनके यहाँ बच्चे हो जाते हैं, उनको किसी भी हालत में तलाक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो आराम से अलग हो जाएँगे, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर? उस बच्चे के माँ और बाप जो है वो अलग-अलग मिलेंगे। ये देखिए ना कि बच्चे को तो माँ और बाप दोनों चाहिए, तो माँ और बाप जो है वो अलग-अलग होगा, तो बच्चा किस तरह से बेचारा टूट ही जाएगा ना, बिखर जाएगा। तो यहाँ पे लोगों ने ये कहा कि एक तरह से ज़ुल्करनैन जो है वो ये बता रहे हैं कि मैं कवल को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कवल से मेरी औलाद है, और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जब आपकी औलाद होती है, तो फिर आप जो है कभी भी तलाक ना लें। तो लोगों ने कहा भई कवल ने पक्का काम कर लिया, और कवल के हाथ अब औलाद है, तो कभी भी इस कपल में तो डिवोर्स हो ही नहीं सकती, और अल्लाह करे ना इनमें हो, ना किसी और में हो, जो मसले-मसाइल हैं वो हल हो जाएँ खुशअस्लूबी के साथ, और लोग अपनी ज़िंदगी को अपनी औलाद की खातिर और अपनी खुशियों की खातिर आगे बढ़ाएँ। ये भी नहीं ज़रूरी कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँ, लेकिन अगर किसी हद तक मुसालिहत की गुंजाइश मौजूद हो, तो बच्चों की खातिर मैं समझती हूँ ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और उसके बाद कई दफ़ा फिर आप देखते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ के बहुत सी आसानियाँ भी हो जाती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं, जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, जज़्बाती नहीं होना चाहिए। जुनैद जमशेद साहब मुझे बहुत पसंद थे। दीन इस्लाम की खातिर, हक़ की खातिर, उन्होंने जिस तरह से अपने रास्ते का इंतख़ाब किया और उस रास्ते में कितनी मुश्किलात उन्होंने सही। मैं कई दफ़ा इंटरव्यू उनके सुनती थी, वो बताते थे कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में थे। मैं बार-बार सोचता था इस तरफ के उस तरफ, इस तरफ के उस तरफ, और आखिरकार मैंने वो रास्ता चुना, और फिर अल्लाह ने कितनी आसानियाँ आगे खड़ी की। यानी कि वो मुश्किलात जो मुश्किलात थीं, वो मुश्किलात रही नहीं। वही खूबसूरत आवाज़ जो पहले वो गानों के लिए इस्तेमाल करते थे, वो नात में उनका इतना तोती और इतना उनको मशहूरी मिली, इतना उनका चर्चा हुआ, लोगों ने इतना पसंद किया, इतनी पज़ीराई। फिर उन्होंने बिज़नेस किया, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाया, और उस बिज़नेस में, उस तजारत में भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत आगे तरक्की और खुशहाली से नवाज़ा, और बड़े ही थोड़े टाइम में। बड़े ही थोड़े टाइम में और बहुत ही जल्दी वो इस दुनिया से भी रुखसत हो गए। जुनैद जमशेद जिनकी एक वाइफ़ और उनके बच्चों के बारे में तो दुनिया जानती थी। लेकिन जुनैद जमशेद साहब के एक और पहलू से लोग जो है वो वाकिफ़ नहीं थे। जुनैद जमशेद साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक शादी नहीं की थी, बल्कि 2 शादियाँ तो बताई जाती हैं, उसके अलावा जो है मैं उस पे कोई बात नहीं करूँगी, हो सकता है, नहीं है, लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन पहली बीवी के बाद 2 मज़ीद शादियों के बारे में जो है हमें इल्म है, और उस बारे में से मैं अब आपको कुछ बताऊँगी, कुछ बातें, कि आप ये सोचेंगे कि शायद कोई बहुत यंग लड़कियों से या इस तरह से, नहीं। जुनैद जमशेद ने एक मिसाल कायम की, जो कहा गया है ना कि वो ख़वातीन जिनको तलाक हो गई है, वो ख़वातीन जो बेवा हैं, जुनैद जमशेद ने उस सुन्नत पर अमल किया, और उसके बाद जुनैद जमशेद ने उन ख़वातीन को इज़्ज़त और मुक़ाम दिया, और उसके बाद उनके बच्चों को जिस तरह से अपनाया, वो कहानी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी, वो आज मैं आपको सुनाऊँगी। जुनैद जमशेद साहब की जो दूसरी वाइफ़ है राज़िया, वो पहली बार जो है वो पहली बार स्क्रीन कैमरे के सामने आई। कैमरे के सामने आकर उन्होंने जुनैद जमशेद के बारे में क्या बताया, आप हैरान हो जाएँगे। मैं खुद भी हैरान हो गई, क्योंकि मुझे खुद भी ये सब नहीं मालूम था। जुनैद जमशेद साहब की ये सेकंड वाइफ जो है, ये पहले से शादीशुदा थी, और इनके 3 बच्चे थे। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि उनके हस्बैंड से उनकी डिवोर्स हुई थी या उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जब जुनैद जमशेद साहब से शादी हुई तो मेरे 3 बेटे थे। जुनैद जमशेद साहब की भी दूसरी शादी थी, और मेरी भी दूसरी शादी थी। फिर उन्होंने कहा कि जुनैद जमशेद साहब ने जिस तरह से मुझे अपनाया, जिस तरह से मुझे इज़्ज़त दी, और ख़ास तौर पे मेरे बच्चों से इतना प्यार किया कि वो कहती हैं, यकीन करें कि मैं कभी बता नहीं सकती थी कि वो ज़्यादा अपने
बच्चों से प्यार करते हैं या मेरे इन बच्चों से प्यार करते हैं। और वो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनको सुनते थे, उनसे मोहब्बत का इज़हार करते थे, उनसे नरमी और शफ़क़त का भी इज़हार करते थे। आरज़ू उनकी सारी उनके अंदर थी। जो अपने बच्चों के लिए लाते थे, वो मेरे बच्चों के लिए भी लाते थे। और कहती कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मुझे मेरा रब जो है वो जन्नत देगा, क्योंकि मैंने ये इंतख़ाब किया है। और मतलब उन्हें मालूम था कि वो ये सब कुछ अपने रब की खुशनुदी के लिए भी कर रहे हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने जुनैद जमशेद को एक बड़ा ही बेहतरीन इंसान पाया, एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनर, जिन्होंने अपने हर रिश्ते के साथ इंसाफ़ किया, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। उसके बाद उन्होंने जुनैद जमशेद साहब के साथ अपनी आखिरी दिनों की कुछ यादें जो हैं वो शेयर की कि आखिरी दिन हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि जुनैद जमशेद साहब जो है वो हमें वक़्त देते थे, बाकी फैमिलीज़ को भी वक़्त देते थे और वो बहुत ज़्यादा मेक श्योर करते थे कि वो किसी के साथ कोई ज़्यादती ना होने दें। जब भी कहीं से आते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे और बहुत ही ज़्यादा सब बच्चों से प्यार करते थे। वो कहती हैं कि 1 माह तो वो अमेरिका में थे इस वाक़ये के पेश आने से पहले। जब अमेरिका से वापस आए तो चित्राल जो है एक दीनी जमात गई हुई थी और आपको मालूम है कि जुनैद जमशेद साहब तबलीगी जमात के साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में जाया करते थे और इस नेक काम में अपना हिस्सा डाला करते थे। इसी जमात में जो क्रिकेटर है सईद अनवर साहब वो भी गए हुए थे। अच्छा अब उन्होंने भी जाना था लेकिन वो कहती है कि पहली बार ऐसा था कि जब जुनैद जमशेद साहब आए थे, तो जाने से पहले वो थोड़ा खोए-खोए से थे, जैसे कहीं गुम-गुम हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे सर्दी होगी। ऐसे लग रहा था कि जाने से पहले कुछ थोड़ी-सी हिचकिचाहट है। लेकिन चूँकि नेक काम था और वो इसमें देर नहीं करना चाहते थे और उन्होंने जाने के लिए रख़्त सफ़र बाँधा। 5-6 दिन के लिए जाना था। वो कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने अमेरिका से आना था तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप लोगों के साथ आऊँगा, बैठूँगा, खाना खाऊँगा और वो कहती हैं वो सब बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए जैसा कि हमेशा लाते थे। उसके बाद हम लोगों ने खाना वग़ैरह खाया और उसके बाद ये चित्राल जाने वाली बात हुई और उसके बाद उन्होंने चित्राल का प्लान बनाया। 5 से 6 दिन जाने का इरादा था लेकिन वो कहती हैं कि जाने से पहले थोड़ा-सा वो परेशान से थे। लेकिन फिर वो चले गए। 5-6 दिन के लिए गए लेकिन 10 दिन वहाँ पर रहे। वो कहती है कि वहाँ पर सिग्नल्स वगैरह का इश्यू भी था, इसलिए ज़्यादा उनसे बात नहीं हो पाती थी। और जब उनसे बात नहीं हो पाती थी तो बस खैरियत का एक मैसेज आ जाता तो हमें अंदाज़ा हो जाता कि वो खैरियत से हैं। फिर वो कहती हैं कि जिस दिन उन्होंने आना था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया कि आज हम आएँगे, रात को मैं तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ खाना खाऊँगा। तो कहती हैं मैं बड़ी खुश थी, मैंने घर में उनकी पसंद का खाना बनाया, उन्हें गोश्त पसंद है। अच्छा वो ये कहती हैं कि जब वो कहीं सफ़र पे जाते थे तो वो अपनी बीवियों में से सब बीवियों से पूछ लेते थे कि कौन जो है वो जाना चाहता है, क्योंकि उनका ज़्यादातर वक़्त सफ़र में गुज़रता था और वो सबको वक़्त भी देना चाहते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि उस वक़्त मेरी तजवीद की क्लास एक चल रही थी, मेरे पेपर्स होने वाले थे, तो मुझसे भी उन्होंने पूछा था लेकिन मैंने उनसे कहा था कि ये पेपर्स हैं और अब पेपर्स मुझे देने हैं, तो फिर जो है मैं उस सफ़र पे उनके साथ नहीं गई थी। फिर वो कहती है कि जब उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने खाना रात के लिए तैयार करवाया। 3 से 4 बजे के दरमियान वो कहती हैं मेरे घर में कुरान की क्लास होती थी, बच्चियाँ आती थीं, उसी वक़्त बच्चियाँ गईं। 4 बजे के करीब अभी कुरान पाक मेरे हाथ में ही था कि फ़ोन आता है। फ़ोन पर मुझे उनके मैनेजर कहते हैं कि जुनैद साहब को लेने मैं एयरपोर्ट पर आया था। तो कहती है हाँ जी, वो आ गए तो उससे उनको अंदाज़ा हुआ कि मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा कि उनका जहाज़ मिसिंग है। वो कहती है मैं सुनकर परेशान हो गई, मुझे कुछ समझ ना आई, मैं हमारे घर में टीवी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा लैपटॉप पर चेक करो, तो वहाँ पर वो कहती है कि उनके बेटे ने बताया कि लैपटॉप पर खबर आ रही है कि प्लेन जो है वो हवेलिया के पास गिर गया है। कहती हैं पाँव तले ज़मीन निकल गई, कुछ समझ नहीं आई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग हमारे घर आ रहे थे, जो लोग जानते थे, बहुत सारे लोग हमारे घर आ रहे थे और बहुत ही तकलीफ़ दे वक़्त था जिसको कभी मैं भुला नहीं सकती। जब इद्दत पूरी हुई तो वो कहती है कि मैं उस जगह पर भी गई, उस पहाड़ पे भी गई, जहाँ पर कि वो जहाज़ गिरा था। जुनैद जमशेद साहब एक ऐसे इंसान थे कि जिनको भुलाया नहीं जा सकता। वो कहती हैं कि मैं एक बीवी की हैसियत से ये बताती हूँ कि उन जैसा इंसान जो है मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। अल्लाह ताला जुनैद जमशेद साहब के आगे के सफ़र को आसान फ़रमाए और उनकी बख़्शिश फ़रमाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।